Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you to my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 13 की डिस्कशन करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 से है। क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है इंथाल्पी, वर्क, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसमें से करेक्ट आंसर है वो है वर्क। हीट और वर्क ये दोनों ही स्टेट फंक्शंस नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पे। वर्क कैन नॉट बी अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ मूव्ड। बेसिकली अगर पाथ डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, पैरामीटर्स हैं, तो फिर वो स्टेट फंक्शन नहीं कहलाएंगे। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? The property of a system which have definite values of initial and final stages and independent of path. Question number 27. The value of delta V being very small, the term delta PV can be neglected for the process involving. तो डेल्टा वी जो है ये किसके लिए बहुत स्मॉल होती है वैल्यू? लिक्विड और गैसेस के लिए, लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड एंड गैसेस एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड एंड सॉलिड। इसके लिए लिक्विड और सॉलिड में जो वॉल्यूम चेंज है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है, डू नॉट काज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। तो इनके लिए लिक्विड और सॉलिड के लिए फिर क्या होगा? डेल्टा एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा ई के, क्योंकि जब डेल्टा वी ज़ीरो होगा तो वो सारा फैक्टर डेल्टा पी वी वाला वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से डेल्टा एच इक्वल होगा डेल्टा ई के। क्वेश्चन नंबर 28. स्टैंडर्ड इंथाल्पीज आर मेजर्ड at 273 Kelvin, 298 Kelvin, 373 Kelvin and all of these. So standard enthalpies मेजर की जाती हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 298 केल्विन। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा स्टैंडर्ड इंथाल्पी क्या होती है। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज अ इंथाल्पी चेंज विच अकर्स when the certain number of moles of reactants as indicated by the balanced chemical equation react together completely to give the products under standard condition। और स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो क्या है? वो है 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें यह है कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स में होने चाहिए। और जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी है इसका यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। बॉर्न हाइबर साइकिल इज यूज टू डिटरमिन। बॉर्न हाइबर साइकिल किसके लिए यूज करते हैं? कंबस्शन एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए, डिकम्पोजिशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी या फिर फॉर्मेशन एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है लैटिस एनर्जी। बॉर्न हाइबर साइकिल जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है? द एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। इट इनेबल्स us to calculate the lattice energy of binary ionic compounds. Question number 30. If an endothermic reaction is allowed to take place very rapidly in the air, the temperature of the surrounding air. कह रहे हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या फिर नियरली कांस्टेंट। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर फिर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, hence temperature of the surrounding air will decrease. Question number 31 देखिए। In exothermic reactions the heat content of, ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, reactant is more than that of product, reactant and products are equal, unchanged। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताना है कि हीट कंटेंट जो है वो क्या प्रोडक्ट के ज़्यादा होते हैं या रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं या फिर दोनों के इक्वल रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। रिएक्टेंट के जो हीट कंटेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो ज़्यादा होता है और जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी हीट कंटेंट कम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का।
एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट के हीट कंटेंट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के हीट कंटेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो एक्सोथर्मिक में ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड होने के नतीजे में एनर्जी लॉस होती है, और जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी विच वन ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड हैज़। यहाँ पे बताना है लैटिस एनर्जी जो है किसकी ज़्यादा है। ऑप्शन है हमारे पास सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम फ्लोराइड। बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या है, जब भी कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी, या फिर एक आयनिक कंपाउंड को कैटायन और एनायन में ब्रेक करने के लिए या आयनिक कंपाउंड डीकम्पोज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, वो उसकी लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी आयनिक कंपाउंड में, तो उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सोडियम और फ्लोराइड का है। तो इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा और लैटिस एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होगी। लैटिस एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज टू साइज रेशो के, ठीक है। चार्ज टू साइज रेशो को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा लैटिस एनर्जी का वो हमारे पास गिवन है। सोडियम आयोडाइड की लैटिस एनर्जी सबसे कम और सोडियम फ्लोराइड की जो है वो सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 33, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन है डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा पी एंड डेल्टा वी। तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई हमारे पास रिलेशन भी है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, यानी कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। A change in internal energy of a system at constant volume is equal to the heat absorbed by the system. Question number 34, spontaneous reactions are reversible, irreversible, non-reversible, non-irreversible और none of these। तो spontaneous reaction जो हैं वो क्या होते हैं, उस मोस्टली irreversible होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके होने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत हो, ऐसे रिएक्शन को हम ज़रूरत ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं एंड दे आर रियल प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 35, द नेट चेंज इन एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वाइदर इट टेक्स प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज़ कॉल्ड। क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन में जो नेट एनर्जी चेंज है वो सेम रहता है चाहे रिएक्शन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो ये कौन सा लॉ है? ऑप्शन है हमारे पास हेनरीज लॉ, चार्ल्स लॉ, हेजिस लॉ एंड ग्राम्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है हेजिस लॉ। हेजिस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज द सेम regardless of the route by which the chemical change occurs provided the initial and final conditions are the same। वो कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर सेवरल डिफरेंट रूट से हो, लेकिन होगा क्या कि उसका ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहेगा, ठीक है। और एनर्जी चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि रूट कौन सा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इनिशियल और फाइनल जो है कंडीशंस वो क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये ज़रा इसकी देखिएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो डी में कन्वर्ट हो रहा है और इसके दो रूट्स हैं, एक डायरेक्ट रूट है और एक इनडायरेक्ट रूट है। तो हेज़ेस लॉ के मुताबिक जो है डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट रूट दोनों का जो एनर्जी चेंज होगा वो इक्वल होगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, the enthalpy change when 1 mole of substance is completely burned in excess of oxygen is called। ये बताना है कि कौन सी इंथाल्पी है। ऑप्शन है हमारे पास इंथाल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन एंड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। क्वेश्चन नंबर 37, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड। टोटल हीट कंटेंट जो है सिस्टम के, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है इंट्रोपी, इंथाल्पी,
टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर है इंथाल्पी। इंथाल्पी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंथाल्पी बेसिकली इट इज़ इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इंथाल्पी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, इसके यूनिट जो हैं वो जाउल है, जाउल्स में इसको मेजर किया जाता है। And it is not possible to measure the enthalpy of a system in a given state, however the change, यानी हम सिस्टम की एग्जैक्ट एंथैल्पी को नहीं बल्कि उसमें चेंज को फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पीज जो हैं एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं? ऑप्शन है यूनिटी, ज़ीरो, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ज़ीरो। स्टैंडर्ड स्टेट्स में एलिमेंट की जो इंथाल्पीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। द इंथाल्पी ऑफ द फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी ज़ीरो फॉर द कंपाउंड दैट अकर्स नेचुरली एज इट टेक्स नो एनर्जी, देयरफॉर द इंथाल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड ज़ीरो स्टेट इज़ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग द इंथाल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन? ऑप्शन है द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी, द इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम, एंड नन। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, इंथाल्पी चेंज को डिटरमिन करने के लिए किस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को। ठीक है, द रिएक्शन इंथाल्पी इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं? by subtracting the sum of enthalpies of all the reactants from that of product. Question number 40 देखिए, which one of the following equation correctly defines the enthalpy change of formation of carbon monoxide? तो बता रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन हमारे पास हैं, ये चारों ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन जो है उसका रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। सेकंड जो है उसमें कार्बन का एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, और थर्ड जो ऑप्शन है इसमें कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है टू फाइंड द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, हमने क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा किसी भी कंपाउंड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द हीट लिबरेटेड इन द न्यूट्रलाइजेशन गिवन बिलो इज -114 किलो जूल। ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, साल्ट बन रहा है और साथ में वाटर। तो इसमें जो हीट लिबरेट हो रही है, यानी जो हीट खारिज हो रही है, वो कितनी है? -114 किलो जूल। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट लिबरेटेड इन किलो जूल पर मोल। तो पर मोल के हिसाब से हमने बताना है कि इसकी जो हीट होगी वो क्या होगी। ठीक है, और किस रिएक्शन के लिए बताना है? ये सेकंड रिएक्शन है। ठीक है, ये बेस और एसिड के दरमियान है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन हमारे पास है -57, -76, -114 एंड नन। तो याद रखिएगा, उन्होंने पूछा है कि हमने जो एनर्जी बतानी है वो बतानी है किलो जूल पर मोल के हिसाब से। अब जो फर्स्ट रिएक्शन है, अब ज़रा ये वाला रिएक्शन देखिएगा कि इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, और ओवरऑल जो रिएक्शन की एनर्जी है वो है -114। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किलो जूल पर मोल के हिसाब से बतानी है, और किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए बतानी है। ठीक है, अब वहाँ भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ भी वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले की भी जो है अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही हीट इवॉल्व होगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर है -57 किलो जूल पर मोल। ठीक है, -114 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि पर मोल फाइंड करनी थी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -57। क्वेश्चन नंबर 42,
For a given reaction, the heat change at constant pressure Qp and heat change at constant volume Qv is related as, यानी Qp और Qv का हमने रिलेशन बताना है क्या है। Qp जो है वो लेस देन होगा Qv से, या फिर Qp ग्रेटर देन होगा Qv से, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर ना। तो इसका करेक्ट आंसर है किसी भी रिएक्शन के लिए जो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू Qv। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि Qp जो है वो किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू Qv प्लस R। तो वैल्यू ऑफ R की जो है, जो कि जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। अब इसका मतलब है कि Qv में कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, Qp विल बी ग्रेटर देन Qv। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस की वो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सिस्टम की, और सिस्टम यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो ना होने के बराबर होती हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो इंटर मॉलिकुलर कोलिजन जो है वो क्या होती है, आइडियल गैस के केस में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो क्या होगा, गैस के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी जो है वो बाकी फैक्टर्स पे फिर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वॉल्यूम एंड प्रेशर। सो इंटरनल एनर्जी जो है गैस की, आइडियल गैस की, किस पे डिपेंड करती है, जस्ट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये हमारे पास रिलेशन है, डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 NR डेल्टा T। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, मास, या फिर डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सब जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मैस पे डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि मैस पे डिपेंड करती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कौन सी शामिल हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये सारी वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैस पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, मैस हमारे पास कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैस पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी तरफ हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैस पे डिपेंड करती हैं, उसमें मैस शामिल है, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है, और हमारे पास जो है वो क्या है, गिब्स एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, हमारे पास रिलेशन है 1 अर्ज ग्रेटर देन 1 जाउल ग्रेटर देन 1 कैलोरीज। सेकंड हमारे पास ऑप्शन जो है उसमें कैलोरी का बताया गया है कि 1 जाउल से ग्रेटर है, और थर्ड में बताया गया है कि कैलोरी ग्रेटर है जाउल से और जाउल ग्रेटर है अर्जेस से, और नन ऑफ दिस। सो एक्चुअली इसका करेक्ट जो रिलेशन है वो ये है कि कैलोरी जो है ये बड़ा यूनिट है, ठीक है, उसके बाद जाउल और उसके बाद अर्जेस, यानी एक जाउल में 10⁻⁷ अर्जेस होते हैं और एक कैलोरीज में 4.186 जाउल्स हैं, तो इसलिए कैलोरी जो है वो बड़ा यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर द रिएक्शन बिटवीन, ये अमोनिया सिंथेसिस का रिएक्शन है, इसमें पूछा गया कि डेल्टा H क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास डेल्टा E माइनस RT, डेल्टा E माइनस 2RT, डेल्टा E प्लस 2RT एंड नन। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी ऑप्शन है, डेल्टा E माइनस 2RT। ठीक है, तो हमारे पास ज़रा रिलेशन देखिएगा क्या है कि डेल्टा H किसके इक्वल होता है, डेल्टा H जो है वो इक्वल होता है डेल्टा E प्लस W, और W की वैल्यू हम लिखते हैं P डेल्टा V।
प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब प्रेशर वॉल्यूम किसके इक्वल है, हमारे पास एक रिलेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो फिर डेल्टा एन आएगा यहाँ पे। अब डेल्टा एन हमें कहाँ से लेना है, वो हमें यहाँ से लेना है। ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये कितने हुए, ये हुए प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के कितने हैं, 4। तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। ठीक, अब हम यही वैल्यू वहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई -2RT। क्वेश्चन नंबर 47, लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास ऑप्शन है पैकिंग ऑफ आयंस, चार्ज इन साइज, चार्ज ऑन आयन ओनली एंड साइज ऑन आयन ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ज एंड साइज। हमारे पास रिलेशन है लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, यानी चार्ज ओवर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज ट्रू फॉर अ स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑप्शन है डेल्टा एच ग्रेट लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। अब स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो डेल्टा एच जो है मैंने पूछा है कि एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस इंट्रोपी, या फिर डेल्टा जी ग्रेटर होगा 0 से, यानी पॉजिटिव वैल्यू। सो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 49, द इन्वायरमेंट इन विच अ सिस्टम इज स्टडीड। ऑप्शन है स्टेट फंक्शन, फेज, सराउंडिंग एंड स्टेट, यानी वो इन्वायरमेंट जिसमें किसी सिस्टम को स्टडी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम के अलावा जितना भी उसका इन्वायरमेंट है वो सराउंडिंग कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन 0 देन रिएक्शन विल बी। अगर डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, मे नॉट बी एक्सो और एंडो, और नन ऑफ दीज। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जबकि एंडोथर्मिक। ये थी हमारी आज की टेस्ट डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।